डियर स्टूडेंट्स, आज सीबीएसई क्लास 12th की हिस्ट्री में पार्ट 2 राजा किसान और नगर का पार्ट 2 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इंटरेस्ट के साथ मेरे साथ इस डिस्कशन में शामिल होंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पिछले पाठ में मैंने आपको अशोक के जो अभिलेख थे, तीनों तरह के अभिलेख, उनको मौर्यों के पुरातात्विक स्रोत के रूप में बताया था। तो अब हम ये देखते हैं कि अशोक के तीनों प्रकार के अभिलेख भारत में कहाँ कहाँ हैं और क्यों हैं। देखिए, तीन तरह के अभिलेख थे: महाशिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख। महाशिलालेख का मतलब है जहां पहाड़ बड़ा होता था, वहां बड़े स्थान को चिकना करवाया जाता था और उस पर लिखवाया जाता था। लघु शिलालेख का मतलब है जहां पर पहाड़ छोटा होता था, वो छोटी जगह पर छोटी बातें लिखवाई जाती थी। और स्तंभ लेख का मतलब है जहां पहाड़ नहीं होते थे, उस क्षेत्र में पिलर बनवा करके लगवाए जाते थे और उन पर भी लिखवाया जाता था। तो देखिए, ये महाशिलालेख बहुत कम जगहों पे है। देखिए, दक्षिण में सन्नति, सोपारा, गुजरात में गिरनार और उड़ीसा में शिशुपालगढ़ और जौघड़, उसके बाद उत्तराखंड में कलसी और पाकिस्तान में मानसेहरा और सहवाजगढ़ी और कंधार। तो महाशिलालेख के यही कुछ गिने चुने स्थान हैं, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ पत्थर के हर जगह पे नहीं मिलते थे। जहां मिले वहां उनको चिकना, उसकी सतह को चिकना करवाया और उस पर लिखवा दिया गया। और पहाड़ भी मुख्य मार्ग के आसपास होना चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके अब देख रहे हैं कि देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम लगभग सभी दिशाओं में एक एक दो दो महाशिलालेख है। उसके बाद आते हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख ज्यादातर कर्नाटक क्षेत्र में है। कर्नाटक क्षेत्र में क्यों है? क्योंकि यहां पर कुडप्पा समूह की चट्टानें हैं, जो पत्थर की चट्टानें हैं, और उन चट्टानों को साफ कर चिकना करवा करके उन पे लिखा गया। तो ज्यादातर ये, जैसे मास्की है, उदय गोलाम है, राजलम डगरी है, नित्तूर, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर, पालकी गुंडा, गावी मठ, ये देख रहे हो आप, ज्यादातर लघु शिलालेख जो है वो कर्नाटक राज्य में ही है। क्योंकि जो भी ग्रेनाइट वगैरह जो पत्थर भी मिलता है ना, वो भी इसी क्षेत्र में ज्यादा मिलता है। तो इसमें छोटी छोटी चट्टानें हैं और यहाँ पर बहुत आयु हैं, इसलिए ये लघु शिलालेख इस क्षेत्र में ज्यादा है। बाकी हम उत्तर भारत में देखें तो एक भब्रू है, विराट है, ये जो जयपुर के आसपास है, और एक ये बहपुर है। इसके अलावा और लघु शिलालेख कहीं पर नजर नहीं आता। अब बात आती है तीसरे स्तंभ अभिलेख की। स्तंभ अभिलेख गोल चिन्ह से दिखाए गए हैं, और ये देखिए आप, दक्षिण भारत में एक भी नहीं है, केवल उत्तर के मैदानी क्षेत्र में ही है ये। क्यों है? क्योंकि उत्तर के मैदानी क्षेत्र में पर्वत नहीं मिलते थे, छोटी छोटी पहाड़ियां भी नहीं मिलती थी, वहां मैदानी क्षेत्र था। इसलिए वहां पर जहां पत्थर मिलते थे उन पत्थरों से पिलर बनवाए गए और इन सब जगहों पे लगवाए गए। अब देखिए, सांची में भी पिलर है, गुजर, मेरठ, टोपरा, रुमिंदेई, निगली सागर, रामपुरवा, लोरिया नंदगढ़, लोरिया राज, सारनाथ, अहरोरा, सहसराम, तो ये सब जो है, आप देखिए कि मैदानी क्षेत्र है। और इस मैदानी क्षेत्र में
जो है पिलर इंस्क्रिप्शन यानी स्तंभ अभिलेख जो है बनवाए गए। इन्हीं में से सारनाथ का जो स्तंभ अभिलेख है उसके ऊपरी सिरे पर से ही अशोक चिन्ह लिया गया है, जो भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह है। देखिए 16 महाजनपद कहाँ कहाँ थे उसको ध्यान से देख लीजिए। दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी के दोआबी क्षेत्र में अस्मक था। उसके बाद फिर उत्तर की ओर चलते हैं, फिर अवंती था, 2 हो गए, चेदी 3 हो गए, वत्स 4 हो गए, कौशल 5, काशी 6, मल्ल 7, बज्जी 8, मगध 9, अंग 10 और इसके बाद में पांचाल 11, सूरसेन 12, मत्स्य 13, कुरु 14 और उसके बाद गांधार जो आजकल पाकिस्तान में है 15, काम्बोज ये भी पाकिस्तान में है 16। तो इस तरह से ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां हैं। इसमें भी आप ये देखते हो कि ये भी ज्यादातर उत्तर भारत की तरफ ही थे, सभी महाजनपद जो है। दक्षिण भारत में वही छोटी छोटी सरदारियां चोल चेर पांड्या की मौजूद थी और वही बहुत लंबे समय तक चलती रही। तो ज्यादातर ये सब उत्तर, और इनमें भी फिर क्या हुआ, मौर्य वंश आते आते मगध जो है, मगध महाजनपद जो है सबसे शक्तिशाली हो गया और मगध महाजनपद ने इन सब के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और संपूर्ण भारतवर्ष में केवल मौर्य साम्राज्य था। अब देखिए उसका विवरण है कि 16 महाजनपद कहाँ कहाँ है। अंग है, आज का पूर्वी बिहार चंपा राजधानी, पूर्वी बिहार का जो क्षेत्र है वो अंग कहलाता था। मगध, आज का दक्षिण बिहार राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र राजधानी। ठीक है, मगध जो है वो दक्षिणी बिहार में था, पहले राजगीर राजधानी थी और बाद में पाटलिपुत्र हो गई। काशी, आज का दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और वाराणसी राजधानी। कौशल, आज का अवध प्रदेश और श्रावस्ती राजधानी। बज्जी, आज का उत्तर बिहार वैशाली राजधानी, गणतंत्रीय व्यवस्था। इस बज्जी महाजनपद में मैंने आपको बताया था यहाँ पर गणतंत्र व्यवस्था थी, राजतंत्र व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर जनता के द्वारा सरकार का जो अधिकार, जो हेड होता था वो जनता के द्वारा चुना जाता था अप्रत्यक्ष रूप से। मल्ल, आज का गोरखपुर क्षेत्र, कुशीनगर राजधानी और गणतंत्रीय व्यवस्था, यहाँ पर भी गणतंत्रीय व्यवस्था थी। चेदी, यमुना और नर्मदा का मध्य क्षेत्र, सूक्तिमती राजधानी। वत्स, खांसी का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र और कौशाम्बी राजधानी। कुरु, दिल्ली और मेरठ के मध्य क्षेत्र, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ राजधानी। इसके बाद देखिए पांचाल, यहीं के कौरव पांडव थे। पांचाल यहाँ की द्रौपदी थी। गंगा के कारण 2 भागों में विभाजित हो गया पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। वैसे भी बताया जाता है कि पांचाल क्षेत्र का एक भाग महाभारत में इस तरह का विवरण है कि द्रोणाचार्य को दे दिया गया था। मत्स्य, आज का अलवर, जयपुर राजधानी विराटनगर में थी। ये वही विराटनगर है जहां पांडवों ने अपने वनवास के समय का 13वें वर्ष का अज्ञातवास यहाँ पर बिताया था। सूरसेन, ब्रजमंडल क्षेत्र, मथुरा इसकी राजधानी थी। अवंती, मालवा क्षेत्र, महिष्मती राजधानी थी। अस्मक, गोदावरी क्षेत्र, प्रतिष्ठान राजधानी थी। और ये पाकिस्तान के हैं कंबोज, राजौरी और हजारा जिले राजनगर राजधानी। और उसके बाद गांधार, पेशावर और रावलपिंडी जिले तक्षशिला राजधानी। तो इस तरह से ये 16 महाजनपद 6ठी सदी ईसा पूर्व में हमारी भारत भूमि पर थे
ठीक, आज से लगभग 2600-2700 साल पहले ये हमारे भारत भूमि पर थे, और इन्हीं की वजह से हमारे देश में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ था। अब बात आती है कि अशोक का धम्म क्या है। अशोक का धम्म क्या है? कहते हैं अशोक ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की, कलिंग के साथ युद्ध किया, कलिंग जिसे आजकल उड़ीसा कहते हैं, जब उसके साथ युद्ध किया तो उस युद्ध के बाद में, उस युद्ध में काफी नरसंहार हुआ। तो कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि उस नरसंहार को देख करके अशोक का मन जो है वो बदल गया, और उसने धम्म अपना लिया। यानी उस धम्म के अंदर जो कॉमन बातें थी वो सभी धर्मों की थी। बौद्ध धर्म की थी, जो उस समय सनातन सनातन धर्म की भी थी, ब्राह्मण धर्म की भी थी, और जितने भी मत संप्रदाय उस समय चल रहे थे उन सभी की कॉमन बातों को धम्म में शामिल किया गया। धम्म एक नीति थी, एक नीति बनाई गई जनता के आचरण करने के लिए। जनता उस पर आचरण करेगी, उसी के हिसाब से रहेगी। इस तरह की अशोक ने एक नीति बनाई थी, धम्म नीति। ठीक है, तो धम्म नीति का जो बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है वो है अपा सिन्वे बहु कथाने दया दाने सचे सोचिय। यानी 6 बातें मुख्य थी। अपा सिन्वे बहु कथाने दया दाने सचे सोचिय। तो इसमें अपा सिन्वे का मतलब है पाप कर्म से दूर रहना, कोई भी गलत कार्य नहीं करना, हर प्रकार के गलत कार्यों से अपने आप को दूर रखना। दूसरा, बहुकथाने का मतलब है बहुसंख्यक समाज के कल्याण की बात सोचना। और वैसे भी सरकार की जो नीतियां होती हैं, वो सरकार के मुख्य कार्य तो 2 ही होते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति सही रखना और जन कल्याण के कार्य करना। तो यहाँ पर भी हमें देख रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज के कल्याण की बात सोची जा रही है। ठीक है। तीसरा था दया, सभी जीवधारियों पर दया दिखाना, अर्थात हिंसा नहीं करना, अहिंसक होना। चौथी बात थी दाने, भूखे और जरूरतमंदों को दान देना। ठीक, जहां आपको लगता है यहाँ गरीब लोग हैं, भूखे हैं, वहां पर दान देना। ठीक है। अगला है सदैव सत्य बोलना और सत्य का आचरण करना। तो यदि सत्य बोलोगे और सत्य का आचरण करोगे तो कोई समस्या आएगी नहीं। तो इस तरीके से यह भी सत्य भी इसमें धर्म में शामिल किया गया। अगला शुचिता, अर्थात आत्मशुद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना। जब व्यक्ति अपनी आत्मशुद्धि के लिए निरंतर प्रयास करेगा तो सभी बुराइयों से खुद ही अपने आप को हटा लेगा। तो काफी सोच विचार करने के बाद में सम्राट अशोक ने ये धम्म नीति अपनी प्रजा में लागू की है। मुख्य कार्य, कुछ इतिहासकार इस विषय को कहते हैं कि अशोक ने संपूर्ण भारतवर्ष को अपने अधीन कर लिया था। अब उसके पास जीतने के लिए कुछ रहा ही नहीं था। अब वो शस्त्र नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि धम्म नीति के अनुसार लोग आचरण करें, तो फिर लोगों को युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए ये धम्म की नीति चलाई गई थी। प्रजा धर्म के अनुसार आचरण कर रही है कि नहीं, यह देखने के लिए महामात्यों की नियुक्ति की गई। धर्म महामात्र नियुक्त किए गए, धम्म महामात्र। तो ये धम्म महामात्र ये देखते थे कि जनता जो है सही तरीके से आचरण इस प्रकार से कर रही है कि नहीं। इस प्रकार अशोक जनता के अच्छे आचरण के द्वारा अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखना चाहता था। ठीक है। 20वीं सदी के जो राजनेता थे, उन्हें अशोक में प्रेरणा कैसे नजर आई, उन्होंने अशोक को अपना प्रेरणा स्रोत क्यों माना। 20वीं सदी के राजनेताओं ने अशोक को अपना प्रेरणा स्रोत क्यों माना, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जाता है, इसलिए इस पर ध्यान करिए। बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, तो इस पर ध्यान करिए कि राजनेताओं को अशोक में ऐसी क्या चीज लगी जिसकी वजह से उन्होंने उसे अपना प्रेरणा स्रोत माना।
अशोक के अभिलेख पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न थे, क्योंकि अशोक ने जो अपने अभिलेख थे उनमें जनता की भलाई के लिए, जनता के अच्छे आचरण के लिए जो है अभिलेख लिखवाए थे, न कि उसमें अपने कार्यों की प्रशंसा की थी। जबकि दूसरे राजा लोग जो है कोई भी अभिलेख लिखवाते थे तो उसमें या तो अपनी विजय यात्राओं का वर्णन करते थे या जनता के लिए किए गए अपने कार्यों का वर्णन करते थे। लेकिन अशोक के अभिलेख इससे भिन्न थे। उसने संस्कृत का प्रयोग न करके जनसाधारण की भाषा प्राकृत का प्रयोग किया, क्योंकि संस्कृत तो पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी, लेकिन प्राकृत जनसामान्य की भाषा थी, उसे हर एक कोई समझ सकता था। तो उसने जो अपने अभिलेख बनवाए, उन अभिलेखों को उसने जन सामान्य की भाषा में इसलिए बनवाया कि बहुसंख्यक जनता जो है, जो कम पढ़ी लिखी होती है, वो उन अभिलेखों को पढ़ करके और आचरण कर सके। ठीक है, तो ये बात जो है 20वीं सदी के नेताओं को काफी प्रभावित कर गई कि जन कल्याणकारी शासक था अशोक। अगला, पूरे देश में फैले हुए अभिलेखों से अशोक एक शक्तिशाली और परिश्रमी शासक होने के साथ साथ काफी विनीत एवं प्रजा हितकारी शासक भी माना गया। ठीक है, और उसने प्रजा के लिए सराय, धर्मशाला, सड़क, छायादार वृक्ष, कुएं, अस्पताल आदि बनवाए और जीव हत्या पर प्रतिबंध लगवाया। तो अशोक जो है वो एक परिश्रमी और शक्तिशाली शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसने संपूर्ण देश की जनता को ध्यान में रखते हुए उसने अलग अलग तरीके जो उपलब्ध थे वहां साधन, उनके आधार पर उसने अपने अभिलेख बनवाए और उन अभिलेखों को पढ़ करके जनता ठीक आचरण करे, उसी तरह का आचरण करे, इसके लिए भी उसने सोचा। उसने हिंसा पर प्रतिबंध लगाया, हिंसा पर रोक लगाई, यहाँ तक कि वो स्वयं जो उसका अपना खुद का रसोई था उसमें भी उसने जो है मांस खाने पर रोक लगा दी और उसने अब खुद मांस खाना छोड़ दिया, यहाँ तक बताते हैं। तो इस तरह का जो है, और जनता की भलाई के लिए उसने तमाम सराय, धर्मशालाएं, कुएं, छायादार वृक्ष, अस्पताल इत्यादि जन कल्याणकारी कार्य करवाए, जो कि 20वीं सदी के नेताओं का भी एक दायित्व था, उन्हें भी ये कार्य करना था। इसलिए अशोक में उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत नजर आया। अशोक ने अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां न जोड़ करके वह प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय शब्द ही जोड़ा, जो जनता से उसके जुड़ाव की इच्छा को दिखाता है। बुद्ध स्थान की यात्रा, धर्म प्रचारक भेजना, प्रजा के लिए धर्म का प्रचार करके नैतिकता सिखाना। अशोक जो है अपनी प्रजा के नैतिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए अपने आप को खुद जिम्मेदार मानता था। इसलिए 20वीं सदी के नेताओं को उसमें एक ऐसा हीरो नजर आया जिससे कि वो प्रेरणा ले सकते थे, और उन्होंने प्रेरणा लेकर के वही कार्य जनता के लिए करने के लिए सोचा जो अशोक ने किया। अशोक ने बुद्ध स्थान की यात्रा की जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सके। ठीक है, उसने स्थान स्थान पर धर्म प्रचारक भेजे, यहाँ तक कि श्रीलंका में उसने अपने पुत्र और पुत्री को ही भेज दिया, और प्रजा के लिए धर्म का प्रचार करके प्रजा को नैतिकता सिखाने की कोशिश की। कलिंग युद्ध की विजय के उपरांत होने वाले सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन ने उसे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया, जो यह दिखाता है कि वह एक निर्दयी शासक न होकर कोमल हृदय शासक था। उसकी पश्चाताप की मनस्थिति थी, वह निरंतर जनता के कल्याण के लिए उपलब्ध था। तो सम्राट अशोक के बारे में इस तरह का है कि वो जो है जो कलिंग का युद्ध है उसके बाद में उसका हृदय परिवर्तन दिखाई देता है, और वो एक निर्दयी शासक नहीं था, उसके अंदर एक कोमल हृदय शासक छिपा हुआ था। ठीक है, तो ये सभी उसकी जो व्यक्तिगत या उसके व्यक्तित्व के जो गुण थे वो 20वीं सदी के नेताओं को काफी प्रभावित कर गए। अब देखिए, सारनाथ का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, अर्थात जो स्तंभ अभिलेख है सारनाथ का, सारनाथ वाराणसी के पास है, 10-12 किलोमीटर दूर है वहां से। तो वाराणसी में सारनाथ जो जगह है वहां पर अशोक ने स्तंभ अभिलेख लगवाया था, क्योंकि यहाँ पर सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो उसकी याद में वहां पर
और भी बहुत सारी बौद्ध इमारतें बनवाई गई हैं। तो ये अशोक का स्तंभ अभिलेख था, उसका ऊपरी भाग है ये, और इस ऊपरी भाग को भारत सरकार ने वहां से ले लिया और इसे अपने देश का प्रतीक चिन्ह बनाया है। ये एम्बलम ऑफ इंडिया है, ये भारत का प्रतीक चिन्ह है। अब देखिए, मौर्यों का प्रशासन तंत्र कैसा था। ठीक है, मौर्यों का प्रशासन तंत्र कैसा था। ये प्रशासन तंत्र पूरी तरीके से एनसीईआरटी बुक के ऊपर के मिले ज्ञान के आधार पर बताया जा रहा है। बाहर से जानकारी इसमें नहीं ली गई है और ना ही आप लोगों को लेनी है। 12th क्लास तक यही प्रशासन तंत्र आपको पढ़ना है, याद करना है और लिखना है। देखिए, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला जो पश्चिमोत्तर में था, उज्जैनी जो मध्य भारत में थी, तोशाली जो पूर्वी भारत में थी, और सुवर्णगिरी जो दक्षिणी भारत में थी। तो ये 5 उसके राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, अशोक के अभिलेख पाकिस्तान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर के उत्तराखंड होते हुए सुवर्णगिरी तक फैले हुए। सुवर्णगिरी कहते हैं कर्नाटक वाले क्षेत्र को, जहां सोना मिलता था। तो वहां तक उसके अभिलेख फैले हुए हैं। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि, नदियां दोनों मार्ग से आवागमन होता था और यात्रियों के खान पान की और सुरक्षा की व्यवस्था होती थी। तो अब देखिए, साम्राज्य के संचालन के लिए भी, व्यापार के लिए भी, तो भूमि और नदियां दोनों मार्गों से आवागमन होता था, यानी जल थल। और यही जल थल हम हजारों वर्ष पहले, यहाँ से हजारों वर्ष पहले हम सिंधु घाटी की सभ्यता में भी देखते हैं। वहां पर भी जल और थल के द्वारा ही परिवहन होता था। अगला देखिए, सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए 6 समितियां थी। जो मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 4 साल रहा, 302 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। तो मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यों की सेना के बारे में वर्णन किया है कि सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए 6 समितियां थीं। एक नौसेना की, 2 यातायात और खान पान की, यानी सामान को ढोने ढाने और खान पान की तैयारी करने के लिए सेना की एक ये समिति अलग थी। तीसरी पैदल सैनिकों की, चौथी अश्वारोहियों की यानी घुड़सवार सेना की, और 5वीं रथारोहियों की तथा 6ठी हाथियों की थी। यूनानी स्रोतों के अनुसार, तो ये यूनानी स्रोत वही है, मेगस्थनीज की इंडिका है। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। तो जो मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ, उसमें मैंने आपको हाथियों के बारे में बताया था कि मगध क्षेत्र में हाथी बहुत मिलते थे। तो मगधों ने अपनी जो है 9,000 हाथियों की एक सेना भी बनाई थी। सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी था उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा, क्योंकि जैसे यहाँ पर 5 राज्य दिखाए गए हैं, तो सबसे ज्यादा नियंत्रण तो राजधानी पाटलिपुत्र के आसपास ही रहता होगा। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। तक्षशिला तो चीन से लेकर के और यूरोप तक जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग था, उस रेशम मार्ग के समीप था तक्षशिला। और उज्जैनी उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित था। लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित है, जबकि सुवर्णगिरी कर्नाटका में सोने की खदानों के पास था। ठीक है, तो इस तरह से साम्राज्य को जो है 5 हिस्सों में बांटा गया था। सेना लंबी दूरी वाले व्यापार मार्गों की सुरक्षा करती थी। तो जो लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग होते थे उनकी सुरक्षा करती थी, जिससे व्यापारियों को लुटेरे लूट न लें, जिससे व्यापार प्रभावित हो। कहते हैं कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो भी व्यापार को लेकर के ही हुआ था, क्योंकि वहां का जो शासक है वो अपने राज्य को मौर्यों के जो व्यापारी थे उनको वहां से गुजरने नहीं देता था,
उनसे कर मांगता था। तो इस वजह से ही उसको उसके साथ युद्ध हुआ था। अगला, बड़े अधिकारी नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे। नदियों की भी देखरेख होती थी और भूमि का भी मापन किया जाता था, क्योंकि भूमि से कर लेना था। पानी की समान आपूर्ति के लिए नहरों में छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण भी होता था। पानी सबको समान रूप से मिल सके, कहीं बहुत ज्यादा और कहीं कम में पहुंचे, इस बात की व्यवस्था के लिए भी अधिकारी नियुक्त थे। ठीक है। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन और कृतियों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देने का कार्य करते थे। शिकारियों का भी संचालन करते थे और ये भी देखते थे शिकारी कोई अवैध कार्य तो नहीं कर रहा है, तो उसे दंड भी देते थे, और अच्छा कार्य करता था तो उसे पुरस्कृत भी करते थे। कर वसूल करने का काम भी इन्हीं अधिकारियों का था। अधिकारी लोग भूमि से जुड़े व्यवसायों जैसे लकड़हारा, बढ़ई, लोहार और खननकर्ता का भी निरीक्षण करते थे। तो अब तक देखिए कि शासन के अंतर्गत सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रशासन का नियंत्रण था। अगला देखिए, इसी में है, ये भी प्रशासन तंत्र है। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार सेना और 9,000 हाथी उनकी सेवा में थे। चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र में प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है वो शासन विधि की पुस्तक है, स्टेट क्राफ्ट की पुस्तक है वो। ठीक है। तो उसके आधार पर मौर्यों का शासन तंत्र चला था। उसमें शासन के हर अंग का वर्णन है और हर अंग के कर्तव्यों का वर्णन है और कैसे उन कर्तव्यों को संपादित करना है, ये सब वर्णन उसके अंदर है। कुछ विशेष अधिकारी जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था, वह धम्म के सिद्धांतों का प्रचार और निरीक्षण करते थे। ये वास्तव में विशिष्ट अधिकारी थे, क्योंकि इससे पहले कोई शासक हमें ऐसा नजर नहीं आता, या इसके बाद में भी कोई शासक ऐसा नजर नहीं आता जो ये देखे कि जनता धर्म के अनुसार, जनता जो नीति है उसके अनुसार आचरण कर रही है या नहीं। ये अशोक के शासनकाल में ही हमें नजर आता है। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। अब देखिए यहां पर भी 600 ईसा पूर्व के बाद में 400 ईसा पूर्व तक आते आते, 300 ईसा पूर्व तक आते आते राजधर्म के नए सिद्धांत जो है विकसित हो रहे थे। ठीक है। तो दक्षिण के तमिलकम, तमिलकम में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग आता है, उसे तमिलकम कहते हैं। तो दक्षिण के तमिलकम, जिसमें तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के हिस्से शामिल थे, में बहुत ही समृद्ध और स्थायी चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये चोल, चेर और पांड्या, ये जो है दक्षिण भारत में शासन करते थे। ये छोटी छोटी सरदारियां थी और ये वहीं पर पूरी तरह से समृद्ध थे और आपस में एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। उत्तर भारत से इनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। बाद में आकर के चोल राजाओं में राजेंद्र चोला ऐसा था जिसने उत्तर भारत में भी एक बार आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। तो उसका नाम जो है गंगई कोंडा चोल, गंगोई कोंडा चोल कहा गया था, कि गंगा के क्षेत्र को जीतने वाला चोल, गंगई कोंडा चोल। और उसने उसकी याद में एक नगर भी दक्षिण भारत में बसाया था जिसे गोंगई कोंडा चोलपुरम कहते थे। तो तमिल संगम ग्रंथ सरदार सेन गुटमन के बारे में बताते हैं। ये तमिल संगम ग्रंथ क्या है? देखिए, तमिल भाषा के भी बहुत सारे लेखक, बहुत सारे कवि यानी साहित्यकार थे और ये भी अपनी पुस्तकें लिख सकते थे। ये पुस्तकें सभी विषयों पर लिखी जाती थी। तो उनकी जो पुस्तकें थी, उन पुस्तकों के लिए मदुरई वहाँ का एक नगर है, जैसे दक्षिण का मथुरा भी कहते हैं। मदुरई एक धार्मिक नगर है तमिलनाडु में। तो उस मदुरई में एक सभा होती थी। ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक इस तरह की सभाएं होती रही वहाँ। तो इन सभाओं को संगम कहा जाता था और इन सभाओं में उन पुस्तकों को प्रस्तुत किया जाता था, विभिन्न लेखकों की पुस्तकों को, और उनका एक तरह से विमोचन या उन्हें सर्टिफाई किया जाता था। तो वो पुस्तक और वो साहित्य जो है फिर संगम साहित्य बन जाता था। संगम सभा को कहते थे।
जो मदुरई में होती थी। तो इस तरह से तमिलनाडु में तमिल भाषा में लिखी हुई बहुत सारी प्राचीन पुस्तकें जो है वो संगम साहित्य कहलाती हैं। तो उसी में से एक संगम जो ग्रंथ है तमिल, उसमें सरदार सेन गुट्टुबन के बारे में बताते हैं। ये सेन गुट्टुबन जो है, वहां कोई सरदार थे कि यह सरदार भेंट में हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चंवर, मधु, मधु कहते हैं इसको शहद को, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं और नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गी, बोलने वाले तोते आदि लेते थे, और लेकिन व्यापार द्वारा राजस्व भी जुटाते थे। तो ये इतनी चीजें जो सरदार लोग थे, जो छोटे छोटे राजा लोग थे, वो भी अपनी जनता से लिया करते थे। ठीक है, और राजस्व जुटाने के लिए, और ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए वो व्यापार भी करते थे। तो इस तरह से इन्हीं वस्तुओं का व्यापार करते होंगे, इन्हीं वस्तुओं को बाहर भेजते होंगे जो जनता से इकट्ठी की जाती थी। ठीक। और देखिए, दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईसवी तक, यानी 400 साल, मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्र पर शासन करने वाले सातवाहन शासकों ने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा किया। ये सातवाहन शासक, जहां आजकल महाराष्ट्र है, वहां शासन करते थे, और ये ब्राह्मण शासक थे, इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा सुपर मानते थे, अपनी ऊंची परिस्थिति बताते थे। ठीक है, क्योंकि ये ब्राह्मण शासक थे। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने माता के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ा। ठीक है, ये सभी शासक अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे और कहते थे वासिथी पुत्र। ठीक, इस तरह से माताओं के नाम को अपने नाम के लगाते थे ये सातवाहन जो शासक थे। और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासकों के सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी इसी पीरियड में, दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईसवी तक, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में शक शासक राज्य करते थे। शक, और ये शक कहां से आए, कैसे आए, इनके वंश का उद्भव पता नहीं चलता कि ये लोग कहां से आए थे। ठीक है, तो ये भी राज करते थे। इस तरह से आज का ये पार्ट 2 का पार्ट 2 समाप्त होता है। अगले पार्ट अगले सत्र में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जय हिंद, राष्ट्र प्रथम।